आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 का जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, उसमें लिबरलाइजेशन हमने कंप्लीट किया था। इसमें बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह जो वो डिस्कस किए थे। अभी प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया था। मीन्स की सिंगल इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, ओके। ये जो जितने भी कंपनीज है, ऑल दैट आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर जायंट्स, अदानी, ओके। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों दिया? आफ्टर 1981 प्रायोरिटी ज्यादा दी है। आप देखना 1981 के बाद, आफ्टर 1981 प्राइवेटाइजेशन वॉज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। किस किस में प्रायोरिटी दिया? पावर सेक्टर में, देन फार्मा, ओके। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दिया। पावर सेक्टर में तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है, उसके बाद माइनिंग में भी बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप करती है, ओके। देन आफ्टर ये टेलीकम्युनिकेशन, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो सेक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए। एजुकेशन, यस, आफ्टर 1981 एजुकेशन को, एजुकेशन, देन बैंकिंग। आप चेक करना सॉरी आप चेक करना 1981 के बाद ये सारे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने का डिसीजन लिया था। व्हाई इज इट सो? क्योंकि जितना ग्रोथ अभी हुआ है, ऑल दैट पर्टिकुलर ग्रोथ थैंक्स गोज टू प्राइवेट सेक्टर ओनली। सो इट इज नॉट exaggerative to speak that private sector is boon for India, okay। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन इज boon for India, agree or not? boon means आशीर्वाद समान। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन इज बून फॉर इंडिया। प्राइवेटाइजेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि सिंगल ओनरशिप होता है, सिंगल इंडिविजुअल ओनरशिप होता है। एक प्राइवेट कंपनी, जितने भी प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, कंपनी लिखते हैं, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर, ओके। तो एक सिंगल इंडिविजुअल से आप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके आप कंपनी जो है, कंपनी तक आगे बढ़ सकते हो। जैसे BD मार्ट हुआ है, ओके, लाइकवाइज बिग बाजार था, ओके। सो लाइकवाइज जो है तो कंपनी जो है तो वो ये सब प्राइवेट सेक्टर जायंट्स है। तो प्राइवेट सेक्टर में दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, द PSUs which are incurring loss, which are incurring loss। तो अब लॉस करते हैं तो उनको अब बंद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैन नॉट क्लोज डाउन दैट। व्हाई? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर का मेन ऑब्जेक्टिव रखा है, सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट क्लोज डाउन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन ये लॉस हो रहा है तो उसका क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू sell 50% share to private sector। से फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे BSNL है, ओके। BSNL का से फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ का टोटल वेल्थ है, वैल्यू। BSNL का 500 करोड़ का वैल्यू। तो सरकार क्या करेगी? ये लॉस कर रहा है, ओके, तो इसको बंद नहीं कर सकते, तो सरकार क्या करेगी? 50% और 51% जो है वो दे देगी प्राइवेट सेक्टर को।
इसमें होगा क्या, कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं, इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। 43% प्राइवेट सेक्टर का, ओके, रिमेनिंग 57% जो है वो गवर्नमेंट का। ऐसे भी होता है, उसमें बहुत सारे राइट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं प्रॉफिटेबल करने के, ये सब। तो ये यहाँ पे 50% या 51% प्राइवेट सेक्टर या तो जियो ले लेगा या तो एयरटेल, ओके, या तो वोडाफोन आइडिया, ये तीनों में से कोई भी एक जो है इसमें शेयर ले लेगा। तो क्या हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, ओके, समझ में आ गया। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स some particular share or amount to hand over to private sector, private ownership को देना। This particular process is also known as disinvestment। समझ में आया। तो अब ये प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। अब सरकार जो ऐसा करने का मेन रीजन क्या है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, हेड ओवर करेंगे, तो देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट, ओके। तभी ये BSNL जो लॉस मेकिंग है वो प्रॉफिटेबल होगा। समझ में आया। सो दिस इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन, ओके। जितना प्राइवेटाइजेशन करेंगे उतना जो है वो कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। कंट्री के एसेट्स जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में टर्न नहीं हो गए। आज बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि BSNL के जितने भी ऑफिसेस है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन BSNL के है, ऑल दैट आर लॉस मेकिंग। तो लॉस मेकिंग है तो उसके टावर का वगैरह का एसेट्स का करना क्या, एंड ये ऑल दैट पर्टिकुलर एसेट्स आर आइडल, रिमेन आइडल फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। अब कब तक रहेगा दैट वी डोंट नो। तो इसका क्या है, एवरीथिंग विल बी यूजलेस। इतना ह्यूज अमाउंट जो है ये वेल्थ जो है वो ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका कोई तो इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू टर्न दिस इनटू प्राइवेटाइजेशन देन इमीडिएटली इट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम। समझ में आएगा। अगर इसको प्रॉफिट में टर्न करेंगे तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ओके। तो ये जो है दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द प्राइवेट सेक्टर इज बून फॉर इंडिया। अब हम आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज improve efficiency in management। improve efficiency in management मीन्स कि वर्किंग आवर्स जो है प्राइवेट सेक्टर आने से बढ़ जाएंगे, ओके। अनदर थिंग इज व्हाट ओवर स्टाफिंग नहीं होगा। अनदर थिंग इज व्हाट क्वालिटी के हिसाब से स्टाफ जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली एक बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, सो दैट क्वालिटी स्टाफ जो है उनको चाहिए, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। सो इससे क्या है कि एक राइट फ्रेश टैलेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो हाई एफिशिएंसी से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। इमीडिएटली जो है वो वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे। जितने वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करेगा, ओके। सो ये फर्स्ट तो improve efficiency in management। Second, financial discipline। Financial discipline means what, that जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होता है लॉस, फ्रॉड होता है, ओके, एंड उसकी वजह से फिर भी वो कंटिन्यू रहते हैं। मीन्स कि वो पैसा वेस्ट किसका हुआ, पब्लिक का। वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो पैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रही है चलाने के लिए। तो प्रॉफिट में तो चलना चाहिए। अगर प्रॉफिट में नहीं चलता है तो इमीडिएटली दिस इज द लॉस फॉर वी पीपल, हमारा ही लॉस है, ओके। और अगर वो प्रॉफिट में चलेगा तो हमारे लिए फैसिलिटी जो है वो कंट्री में इजीली बढ़ेगा विदाउट लेविड एनी पर्टिकुलर टैक्स।
सो अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेटाइजेशन के आते ही क्या होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन्स व्हाट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू मेक प्रॉफिट। सो दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, अपना एक तो इंप्रेशन होता है कि हमने जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर किया, इमीडिएटली शेयर के प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बाय कीपिंग दैट इन व्यू वो जो है वो नया एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं, जिससे एक उनका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया पड़ता है मार्केट में। तो बाय कीपिंग दैट इंप्रेशन इन व्यू, फाइनेंशियल डिसिप्लिन विल श्योर 110% मेंटेन्ड। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होने से होता है क्या कि लोगों को, शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को कंपनी के मैनेजमेंट पे ट्रस्ट होगा। दैट इज वाई पीपल विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, जो लोगों का पैसा जो है वो राइट वे पे, प्रोडक्टिव वे पे चैनलाइज होगा, एंड दैट विल टर्न इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट में टर्न होगा तो विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करेगा। वहां से सरकार को भी टैक्स मिलेगा, इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी जो है वो अप्रिशिएट होगी, हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, फ्रेश टैलेंट को, नए लोगों को जो है वो एक रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा प्राइवेटाइजेशन से। देन थर्ड वन इज रिडक्शन इन डेफिसिट। यस, रिडक्शन इन डेफिसिट। रिडक्शन इन डेफिसिट मीन्स कि जो भी एक्सपेंसेस जो है सरकार के ज्यादा होते हैं, रिसीट्स कम होते हैं, जिससे डेफिसिट क्रिएट होता है। अगर एक्सपेंसेस 300 करोड़ का है एंड रिसीट्स जो है वो 200 करोड़ का है, देन 100 करोड़ इज द डेफिसिट। ओके, तो ये यहां पे जो है वो रिडक्शन इन डेफिसिट होगा प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस डेफिसिट। व्हाई? एज दे इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा एंड टैक्स रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिलेगा, जिससे क्या होगा, डेफिसिट जो है वो रिड्यूस होगा। देन फोर्थ वन इज द कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस, यस, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने से क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। कंपटीशन इंक्रीज होने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होने से क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है, एंड इमीडिएटली दोज हु आर टैलेंटेड, देयर टैलेंट विल रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैं ये एक एग्जांपल सेट यहाँ पे करना चाहता हूँ, सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा का एग्जांपल यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। आप नेट पे सर्च करना, वो नॉलेज मिनिस्ट्री में हेड थे सैम पित्रोड़ा। सैम पित्रोड़ा अगर प्राइवेट कंपनी नहीं होता तो वो यहाँ पे नहीं होते। ओके, वाई? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उनको हायर करने का सोच लिया था। ओके, सैम पित्रोड़ा को माइक्रोसॉफ्ट वाज लाइकली टू हायर, एंड इसको वापिस लाया रिलायंस। रिलायंस कंपनी जो है उनको वापस आया कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट में मेरी जो कोई सुनता नहीं। ही वॉज हाईली टैलेंटेड, STDPCO था। आपके फादर को किसी को पूछना, STDPCO सबसे पहले था। ओके, STDPCO मीन्स अगर मुझे कोई भी आउट ऑफ स्टेट में फ़ोन करना है तो मुझे वो STDPCO बूथ जो है वहाँ पे जाना पड़ता है। उसके वहाँ पे जाने के बाद जो है वो आउट ऑफ स्टेट या इंटरनेशनल कॉल जो है मैं लगाता हूँ। ओके, तो उसका मुझे चार्ज देना पड़ता है। तो ये STDPCO पूरा का पूरा निकाल के घर से आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो, ऐसा पूरा का पूरा नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप किया, थैंक्स गोज टू सैम पित्रोड़ा। अब इतना नॉलेजेबल आदमी जो है उनको ही वांट्स टू शिफ्ट मूव फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी रिलायंस जो है उनको वापस लाए। मीन्स कि टैलेंट रिटेन हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। रिलायंस को कुछ नया करना था। रिलायंस ने जब भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, एट दैट टाइम इनकमिंग फ्री। तब तक क्या था, इनकमिंग जो है वो 7 रुपये पर मिनट का चार्ज लगता था एंड आउटगोइंग का 12 रुपया। दैट वॉज द सिचुएशन। तो कंपटीशन इंक्रीज होने से क्या होता है, बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। ओके, एंड रिलायंस का फर्स्ट जो है वो कुछ आरकॉम करके नाम था, रिलायंस इन्फोकॉम। यस,
रिलायंस इन्फोकॉम वॉज द नेम, ओके। LG के साथ टाई अप करके उन्होंने एक 500 का पीस निकाला था, एंड दैट वाज हाईली डिमांडेड, एंड इन दैट इनकमिंग फ्री, जैसे ही उनका इनकमिंग फ्री हुआ इमीडिएटली टाटा इनकमिंग फ्री, उसके बाद बहुत सारे जितने भी कंपनीज थे वो सब ने इनकमिंग फ्री कर दिए। सो लाइकवाइज ये कॉम्पिटिटिवनेस से बेनिफिट कस्टमर को मिलता है, ओवरऑल सबको बेनिफिट मिलता है। Next is diversification of production will be easy. देखो प्राइवेट सेक्टर जो है एक एफिशिएंसी से काम करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी इजी। मीन्स कि नए नए सेक्टर जो है वो आना शुरू होंगे, जिससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, एंड इजी डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन फास्ट होगा, ओके। जिससे क्या है कि एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो कंट्री में क्रिएट होता है, एंड जिससे जो है वो फिर से नया एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव होता है, GDP आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन यस FDI, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज इन FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी जाके इन्वेस्टमेंट होता है तब जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो। अनदर थिंग इज व्हाट, एक कंट्री में इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखे, देन ओनली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल टू फैच। यहाँ पे सरकार ने क्या किया था कि फॉरेन कंपनीज को वेलकम किया एंड उनको बोल दिया कि भाई यू हैव टू डू बिजनेस विथ प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी जाइंट्स जो है उनको जो है वो फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप हो गए, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, एंड जिससे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ। तो प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड, दैट इज वाई LPG पॉलिसी हम बोलते हैं। सिर्फ लिबरलाइजेशन करने से ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने से भी ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जाने से भी ग्रोथ नहीं होगा। समझ में आया? दैट इज वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वी आर स्पीकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम क्यों बोलते हैं, इसका कारण ही यही है कि मेजर पॉलिसी जो है वो चेंज किया, एक ड्रास्टिक लेवल पे चेंज हुआ, एंड दैट इज वाई इट क्रिएट विन विन सिचुएशन इन द इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन होने से इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज होता है, हमारे जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, उनके इन्वेस्टमेंट पे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ओके। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी शामिल है इसमें। कोई भी जो है वो उसका एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दो होते हैं, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले आता है, ये देखो, नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम दिस नेगेटिव पॉइंट्स आर एप्लीकेबल। सोशल इंटरेस्ट, ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कोई पे ही फोकस करेगा, प्रॉफिट को ही देखेगा, प्रॉफिट के सिवा दे कैन नॉट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट सोशल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इफ प्राइवेटाइजेशन विल कंटिन्यू, अगर सरकार जो है वो सभी जगह पे प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह करेंगे तो होगा क्या, एवरीथिंग विल बी कॉस्टलियर दैट पीपल कैन नॉट इवन अफोर्ड। से फॉर एग्जांपल ये ST ट्रांसपोर्टेशन है या इंडियन रेलवे है, इतने चीपेस्ट पॉसिबल रेट पे मुसाफरी लोगों के लिए पॉसिबल है और अच्छा मुसाफरी है। इफ द प्राइवेटाइजेशन will continue and government will think to hand over all that to the private sector, तो immediately क्या होगा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का होगा। तो all these particular become more dearer, ये सब चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी, then गरीब लोग जो है they can not afford, उनको अफोर्डेबल नहीं रहेगा, ओके। तो ये एक कहा जाता है सोशल इंटरेस्ट जो है विल बी इग्नोर्ड, ओके।
लेकिन जनरली हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना है। देन हाई प्राइस्ड गुड्स, अभी मैंने बोला कि इन्फ्लेशन, इट विल लाइकली टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है अगर वो एंटर होता है तो इमीडिएटली उसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव आते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि पावर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिया, तो पावर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर एंटर होने के बाद जो है वो देखा जाए तो पर यूनिट प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो डाउन गया है। कैसे? पर यूनिट कॉस्ट इस तरह से डाउन गया है कि डिमांड जितना था उसकी कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये था क्लियर? रेट क्यों ज़्यादा है? रेट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि डिमांड की कंपैरिजन में सप्लाई कम है। ओके, तो सप्लाई अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाने के लिए अलोन पब्लिक सेक्टर वाज नॉट कैपेबल इनफ, एंड दैट इज व्हाई प्राइवेट सेक्टर हैज बीन गिवन द ग्रीन सिग्नल टू एंटर इन, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जोर शोर से बढ़ गया और टैरिफ रेट जो है वो डाउन गया। ओके, सो लाइकवाइज ये इसका इम्पैक्ट हाई प्राइस गुड्स जो है वो एक समहाउ इट इज़ इम्पेक्टेड, एवरी टाइम इट इज़ नॉट। देन एक चीज़ जो है वो भी सीरियस है, दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। हाँ, कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ होगा तो इमीडिएटली क्या होगा, दे आर गोइंग टू पजेस एवरीथिंग। ओके, जिससे क्या होगा कि भाई हैंड्स विल वेल्थ ऑफ द नेशन विल बी इन फ्यू हैंड्स, बहुत ही कम लोगों के हाथ में पूरे कंट्री का वेल्थ होगा। अनदर थिंग इज व्हाट होगा क्या कि पुअर रिच गैप जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, एंड प्राइवेट सेक्टर ओनर जो है वो दे आर गोइंग टू अर्न लाइक एनीथिंग, उनका वेल्थ जो है वो ईयर आफ्टर ईयर, डे बाय डे, बाई एवरी सेकेंड इंक्रीज होता जाएगा, एंड गरीब जो है उनके पास जो है वो कुछ पैसा रहेगा नहीं। ये जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल जो है वो पॉसिबल है, बट एक्चुअल में क्या है कि सरकार जो है, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके भी कर सकते हैं। इससे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है वो आज तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी अपना बिजनेस चलाने के लिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया? सो एवरी टाइम इट मे नॉट राइट। फोर्थ वन जो है वो अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स प्रोबेबली फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हुआ ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये इनिशियल फेज में था, अब नहीं है। इनिशियल फेज में वेन एवर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी एट द टाइम इट हैपेंस, बट राइट नाउ ये सही नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, दोज हु वांट्स टू डू वर्क विल गेट वर्क वेरी इजीली। जिनको काम करने की इच्छा है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको काम इजीली मिलता है। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है ये आज के टाइम पे थैंक्स गोज टू प्राइवेट सेक्टर ओनली। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंट्री में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एंड इससे जो है वो कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड। सो थैंक्स गोज टू प्राइवेट सेक्टर इन दिस वे। ये इनिशियल फेज में था, दैट इज़ वाई यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट में है। आज अभी नहीं है, फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं जब भी एग्जाम हो तब। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। Globalization means international trade, multilateral trade.
मीन्स कि वन पर्टिकुलर कंट्री विल बी इन बिजनेस विथ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये बहुत सालों से चला आता था। ये स्पाइसेस मसाले का जो है वो हमारा बिजनेस जो है वो इंडियन स्पाइसेस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो ये जो है वो हमारे गुजराती जो है वही हम सब धंधा करते थे फॉरेन जाके। ओके, तो तभी से। लेकिन अब क्या है कि अब नाउ इट बिकम्स द नीड ऑफ द आवर। अब तो ये बहुत ज़रूरी बन गया था आफ्टर 1981। क्यों? क्योंकि कंट्री का जो है वो डेफिसिट हाई लेवल पे था, ये था वो था। दैट इज़ वाई ये सब पॉलिसी फ्रेम करके चेंज करके इमीडिएटली वी स्टार्ट वेलकमिंग ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल प्लेयर्स टू एंटर इन। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिलता है। ग्लोबलाइजेशन से इफ़ वी वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी, if any particular underdeveloped country or developing country wants to reduce the poverty and wants to eradicate the poverty, 100% अगर poverty को remove करना हो, then globalization is only the one weapon to solve the problem of unemployment and poverty. Okay? क्यों? क्योंकि एक तो poverty का problem solve करने के लिए हमें investment चाहिए, huge investment चाहिए। Okay? तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज पॉसिबल इन अंडर डेवलप एंड डेवलप कंट्रीज बाय वेलकमिंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में एंटर होना ही पड़ेगा। इसके केस स्टडी जो है वो मैं मेरे कॉमर्स फॉर एवरीवन सीरीज़ में डालने वाला हूँ। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे केस स्टडीज़ जो है, अभी हम केस स्टडीज डिस्कस नहीं करते हैं। राइट नाउ वी मूव टू द पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, तो वो भी आप देख लेना। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स क्या है? एक तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट बिटवीन two or more than two nations। मीन्स कि दो कंट्री या उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज मिलके जो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ डूइंग ट्रेड, कि जिससे सबको बेनिफिट हो, सभी कंट्री को बेनिफिट हो, इस तरह का पूरा एक सिस्टम डेवलप होता है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, एंड इट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेस ऑफ होस्ट कंट्री। समझ में आया? होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। अगर इंडिया जो है, इंडिया में दूसरा कंट्री अगर यहाँ पे आता है बिजनेस करने के लिए, तो ये हमारा होम कंट्री होगा। एंड यूएस का कंपनी अगर यहाँ पे आता है तो उसको होस्ट कंट्री बोला जाता है, वो मेहमान है हमारे। समझ में आया? सो लाइकवाइज दे डोंट हैव एनी सिंगल राइट टू वेस्ट आवर नेशंस रिसोर्सेस। समझ में आया? सो दैट इज वाई गवर्नमेंट विल फ्रेम पर्टिकुलर पॉलिसी दैट विद इन these particular rules and regulations, in these framework you are allowed to do business। समझ में आया? तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन करना है। ग्लोबलाइजेशन ब्लाइंड वे पे नहीं करना है। वी कैन नॉट डू लाइक दैट कि नेपाल है, नेपाल में तो कोई सब गरीब है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग बिजनेस ओवर देयर, इमीडिएटली ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के एनवायरमेंट जो है उसकी धजिया उड़ा दो। ऐसा करके पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट करके हम बोले कि हमने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन किया, आपके पास तो था क्या? ऐसा वी कांट डू दैट। वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स whatever the Nepal government frame, within that particular frame we are allowed to do business। Okay, so this is called the globalization। एक फेयर वे पे जो है वो ग्लोबलाइजेशन करना है, ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन नहीं करना है। तो ये जो है वो यही कॉन्सेप्ट है। ओके, देन आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, integration of world economy, then
global consumers will be focused। समझ में आया? अगर इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज, इट डजंट मीन दैट कि हमारे कंट्री के लोगों को तो क्या प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट करके जाने दो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ग्लोबलाइजेशन पे सोचना है, थिंक ग्लोबली, वर्क लोकली एंड फील नेशनली, दिस इज द मोटो ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज। मीन्स कि आप लोकल लेवल पे काम करो लेकिन सोचना है ग्लोबल लेवल पे। ओके, आज में जो ये जो वीडियो यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्या है? नॉलेज इकोनॉमी है। ओके, कोई भी जो है वो एक नॉलेज शेयर होता है, कोई भी जो है वो ये वीडियो देखेगा उनको जो है वो नॉलेज मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से होता है क्या कि एक थिंक ग्लोबली, एक ग्लोबल लेवल पे जो है उसका इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज वाई ग्लोबल कंज्यूमर विल बी फोकस्ड। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इससे सब कुछ अच्छा ही हुआ है, डेवलपिंग कंट्री के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। नॉट लाइक दैट। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वाज लिटिल बिट डाउटफुल। Is that clear? That डेवलप कंट्रीज जो है वो स्टार्टिंग में ऐसा सोचती थी कि अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस एंड दैट इज व्हाई इट इज अ चांस टू कैप्चर द ह्यूज मार्केट ऑफ अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। ओके, सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू दे समटाइम्स दे मिसयूज द सम पर्टिकुलर वी कैन से ट्रस्ट एंड ऑल दैट। ओके, हम जो भी ट्रस्ट करते थे उसका जो है वो गलत फ़ायदा भी उठाया है हमारा। लेकिन अभी उसका जो है वो मेजर्स डिस्कस करते हैं। मेजर्स में फर्स्ट, राइज इन इक्विटी पार्टिसिपेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी जब भी फ्रेम हुआ एट दैट टाइम, सबसे पहले किस तरह से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। इन दैट प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल राइज इन इक्विटी पार्टिसिपेशन मीन्स व्हाट। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे जल्दी फटाफट ये सब कर दो, नॉट लाइक दैट। इक्विटी पार्टिसिपेशन मीन्स व्हाट, इक्विटी में अगर हमारी प्राइवेट कंपनी, टेक वन एग्जांपल ऑफ अदानी की 500 करोड़ की अगर टोटल इक्विटी रिक्वायरमेंट है कोई भी पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट करने के लिए, दे वांट 500 करोड़। ओके, अब उनके पास 300 करोड़ है, 300 करोड़ दे आर हैविंग, तो प्लस 200 करोड़ फॉरेन कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करके 500 करोड़ हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है ये लिमिट हमने इंक्रीज किया। पहले 200 करोड़ था, उससे बाद जो है वो 250 करोड़ 80% 90% तक कर दिया था सरकार ने। ओके, सो जिससे क्या है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो इंडिया लेवल पे होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइज इन इक्विटी पार्टिसिपेशन, देन द डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी। हमने दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा स्टेप जो है वो क्या किया लिया था, डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी। तो इससे कि इन्वेस्टमेंट सस्ता होगा, उनको इन्वेस्ट करना जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना सस्ता रहेगा, एंड डिवेल्यूशन ऑफ रूपी से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी सस्ता जाएगा। सो दैट वाज द विन विन सिचुएशन इन नेशनल इनकम, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। जिससे क्या है कि हमारा नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी से जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो इमीडिएटली उनको जो है वो सस्ता पड़ेगा। समझ में आया कि पहले अगर से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 है, तो आप 60 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 हुआ। तो उतने ही पैसों में वो जो है यहाँ पे ज़्यादा लैंड परचेस कर पाएंगे, उनको लेबर भी जो है वो सस्ता पड़ेगा। समझ में आया? दैट इज़ वाई इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। थर्ड पॉइंट जो है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी।
कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी में खास करके उसका जो कोटा जो है वो कोटा लिमिट इंक्रीज किया था. इट वाज इजी टू कन्वर्ट द इंडियन रुपी सो फार एज द होल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न. तो कोटा लिमिट जो है वो रिमूव किया, जिससे क्या है कि कन्वर्टिबिलिटी भी जो है वो उसको भी नॉर्म्स के हिसाब से चेंज कर दिया, जिससे क्या है कि हमारा इंडियन रुपी जो है वो डायरेक्ट डॉलर में या कोई भी कंट्री में एक्सचेंज हो सके, एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ना हो. अदरवाइज तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको डॉलर में चेंज करना है, डॉलर के बाद जो है आप सो एंड सो पर्टिकुलर कंट्री में चेंज कर सकते हैं. इन यूरोप के इन यूरोप इन सम पर्टिकुलर कंट्रीज एंड सम पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इट इज़ पॉसिबल. आज भी जो है वो ये होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में जो है हमने डायरेक्ट डील कर सकते थे. देन मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ्स. टैरिफ रेट जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, जिससे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इजी हो. कि वेन एवर वी आर परचेजिंग फ्रॉम अदर पर्टिकुलर कंट्री एट दैट टाइम रिमूव कर दिया, मीन्स इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम कर दिया एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया. तो इससे क्या है कि हमारा गुड्स जो है वहाँ पे सस्ता बिकेगा. देन रिमूवल ऑफ कंट्रोल, अननेसेसरी कंट्रोल जो थे कोटा लिमिट वगैरह वो सब रिमूव कर दिया. ओके. देन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है वो मेजर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, आज जो अभी बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन का जो भी यहाँ पे हो रहा है, मीन्स की टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट फॉरेन कंट्रीज जो है उसका टेक्नोलॉजी डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट में इंडिया में आएगा. अदरवाइज तो क्या होता था, वी हैव टू परचेज दैट टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू पे प्राइस फॉर इट. तो वो जो है वो एक पॉजिटिव हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेक्नोलॉजी जो है हमें यूज करना मिलेगा, जिससे क्या है कि कंट्री में ग्रोथ होता है, मास प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाता है. पॉजिटिव मेजर्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट, सॉरी. पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बहुत सारे क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो फास्ट होने लगा, लोगों को जॉब अच्छा मिलने लगा, व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ. इसमें भी एक व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज. व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज मीन्स व्हाट? आईटी मीन्स कि ऑफिस में बैठ के काम करना. इतना अच्छा पढ़ा लिखा है तो ऑफिस में बैठ के अच्छी एक जॉब मिली, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब. समझ में आया? तो ये एक बर्निंग इश्यू था आफ्टर 1981 की व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने ये पढ़ाई लिखाई की है, हमें क्या मिला. लाइकवाइज दैट वाज द बर्निंग इश्यूज ऑफ आवर नेशन. तो युवाओं को जो है वो अच्छा रोजगार चाहिए था. तो व्हाइट कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड दैट वाज इन द फील्ड ऑफ IT, information technology. Then use of resources. प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप होकर टाटा AIG इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरा डेवलप हुआ. ओके. नहीं तो अदरवाइज तो सबसे पहले सिर्फ LIC ही था. ओके. इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरा का पूरा, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरा का पूरा डेवलप हुआ. देन सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ. ओके. तो ये सब जो है कम्युनिकेशन, ये सब जो है ये बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो डेवलप हुए थे. मीन्स कि रिसोर्सेज जो आइडल थे, ऑल दैट रिसोर्सेज यूज्ड इन अ मोस्ट प्रॉफिटेबल वे. ओके. देन ग्लोबलाइजेशन से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ. पर कैपिटा इंक्रीज इन इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा. ओके. देन
रिच क्लास, नंबर ऑफ रिच क्लास इंक्रीजेस, लोगों का इनकम बढ़ने लगा, हायर मिडिल क्लास में से हायर रिच क्लास जो है वो भी जो है वो डेवलप होने लगा, इसकी ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। देन आफ्टर एक अलग लेवल का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, ग्रोथ पेस अप विथ वर्ल्ड। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, लेकिन वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरे कंट्री के साथ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर होने लगा। सो दिस वाज द मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ ऐसा नहीं है कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो देयर। नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, ऑल कंट्रीज goods were not having the same impact। जितने भी कंट्रीज थे सभी कंट्री के गुड्स का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में पॉजिटिव नहीं था। देयर आर मेनी पर्टिकुलर गुड्स विच आर danger for our Indian consumers। Many a times it happens because of lack of information and knowledge। डेवलप कंट्रीज के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बिकते थे एंड इट वाज मोर डेंजर फॉर आवर इंडियन कंज्यूमर्स। ओके, देन मेनी बिजनेसेस क्लोज्ड डाउन बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपटीशन। अब फॉरेन कंपटीशन 1981 में कंट्री वाज नॉट दैट मच कैपेबल टू कम्पीट विथ फॉरेन कंट्रीज एंड ये सब इतना फास्ट हुआ था। इससे क्या हुआ था कि वेन एवर द पर्टिकुलर कंट्री कम टू इंडिया टू डू द बिजनेस एंड इमीडिएटली they will come with huge investment, better idea and better resources and some particular company cannot survive। समझ में आया? से फॉर एग्जांपल स्टेबलाइज़र का बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे इंडियन में। ये जो स्टेबलाइज़र हम यूज़ करते हैं ना टीवी में वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में, तो स्टेबलाइज़र जो है वो अलग से बनता था। ओके, तो अब जैसे ही रेफ्रिजरेटर के वगैरह के कंपनी आए तो उन्होंने क्या किया, स्टेबलाइज़र इनबिल्ट है। टीवी वो फॉरेन ब्रांड्स के अगर आप टीवी खरीदते हो तो उसमें बोलेंगे कि भाई स्टेबलाइजर इसमें इनबिल्ट है। तो वो एक नया टेक्नोलॉजी उनका ग्लोबलाइजेशन में ऐसा होता है कि भाई इंडियन कंज्यूमर को दिमाग में रख के ये प्रॉब्लम है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम इनटू प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि स्टेबलाइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टेबलाइजर का प्रोडक्ट तो इंडिया में जो यूज़ है वो तो गया, मीन्स कि ये जो है इट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे होता है क्या कि हमें हमारा खुद का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड सॉल्यूशन, स्वॉट्स एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, जो इंडियन कंपनी नहीं करती थी। दैट इज़ वाई उनको इम्पैक्ट हुआ। एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिनको ग्लोबलाइजेशन पे अपॉर्चुनिटी भी मिला, तो उनका जो है वो प्रोडक्ट फॉरेन में बिक रहा था। समझ में आया? तो ये जो है वैसे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। ओके, तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, एंड शेयर करना। ओके, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है वगैरह जो है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।